हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी गुरु में। आशा करती हूँ कि आप लोगों का रिवीजन अच्छे से चल रहा होगा और अभी एग्ज़ाम के फॉर्म नहीं आए हैं। यूपीएससी 2026 के आने थे 14 जनवरी से, लेकिन पोस्टपोन हो गए हैं किसी कारणों की वजह से। लेकिन जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगी मैं आप लोगों को बता दूंगी। और आज हम करेंगे उड़ान मैगजीन से प्रीलियम्स के लिए स्पेशली साइंस को पढ़ेंगे। आज हम उड़ान मैगजीन की मैंने एशियंट हिस्ट्री के आप लोगों को कंप्लीट नोट्स करा दिए हैं। आई होप कि आप लोग उनको पूरा आप लोगों ने अच्छे से देखा है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ उनको पूरा देखिए। आप लोग अलग से प्लेलिस्ट भी बनाई गई है, आप उसमें जाकर देखिए। आप लोगों को सारे ईयर वाइज PYQ भी देखने को मिलेंगे वहाँ पर, और आप लोगों को इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही वहाँ पर मिलेंगी। तो आज इसी तरीके से हम जो है मैं आप लोगों को जीएस में साइंस पढ़ेंगे आज हम, और टेक्नोलॉजी। तो आज हमारा जो चैप्टर रहेगा पहला वो रहेगा सामान्य भौतिकी और दैनिक जीवन में उपयोगी रसायन शास्त्र। इसके बारे में हम जानेंगे। कोई भी अगर आप एग्ज़ाम देते हैं, किसी भी प्रिपरेशन की अगर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप और एग्ज़ाम देते हैं, जीएस इम्पॉर्टेंट होता है। और जीएस में आप लोगों का साइंस भी है, तो साइंस के भी क्वेश्चन आते हैं, इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के नज़रिए से। चाहे आप स्टेट PCS का करें, चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप करें, तो साइंस आप लोगों को पढ़ना ही है। साइंस से क्वेश्चन बहुत आते हैं, टेक्नोलॉजी से आते हैं। टेक्नोलॉजी के लिए आप लोगों को करंट अफेयर्स में भी बने रहना है। करंट अफेयर्स से जुड़े सवाल भी काफ़ी आते हैं, पूछे भी जाते हैं। अगर आप एग्ज़ाम क्लियर कर जाते हैं तो आप लोगों से इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो आज इन्हीं चीज़ों को देखते हुए हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। इसमें हम कवर करेंगे यांत्रिकी, कुछ प्रमुख शब्दावलियाँ, दाब, द्रव गतिकी, ऊष्मा और ऊष्मा गतिकी, प्रकाशिकी और ध्वनि, विद्युत और चुंबकत्व, दवाइयाँ और औषधियाँ, औषधियों की उपचारात्मक क्रिया, भोजन में रसायन, सफाई एजेंट, दैनिक जीवन और समाचार में रहे प्रमुख रासायनिक तत्व, और कोशिका विज्ञान यानी कि सेल बायोलॉजी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, पूछे जाने की संभावना भी रहती है। तो जो भी PYQ रहे हैं, पूछे गए हैं, तो आप लोगों से यहाँ पर बताया जाएगा आप लोगों को ईयर वाइज उस सेंटेंस के आगे कि हाँ ये यहाँ पर इस ईयर में पूछा गया है। तो आपको इस चीज़ की भी यहाँ पर नॉलेज होगी। तो इसीलिए आप लोग प्लीज़ जब तक पूरा चैप्टर नहीं देखेंगे, वीडियो के अंत तक बनिए रहेगा, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि कौन से सेंटेंस जो है, कौन सा सेंटेंस या कौन से पैराग्राफ से PYQ आया है, कौन से ईयर में कहाँ से पूछा गया है। तो आप लोगों को इसकी पूरी जानकारी मिलेगी। तो इसलिए पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, बने रहें, इम्पॉर्टेंट है। बहुत कम ऐसे वीडियो आप लोगों को मिलेंगे कि आप लोगों को नोट्स भी मिल रहे हैं और साथ में PYQ भी मिल रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों के लिए एक एडवर्टाइजिंग है। जो भी बच्चे इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज करिए। आप लोगों को इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में नोट्स मिल जाएंगे। ज़्यादा प्राइस नहीं है, बहुत कम प्राइस है। आप लोगों को पूरे नोट्स मिलेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट ज़्यादा नहीं है चार्ज। इससे ज़्यादा पैसे आप लोग खर्च कर देते हैं। अगर आप लोग कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो कोचिंग में भी आप लोगों की फ़ीस इतनी नहीं होती, इससे ज़्यादा ही फ़ीस होती है पर मंथ की। तो आप लोगों को वहाँ पे एक सब्जेक्ट भी आप लोगों को पूरा नहीं कराया जाता। यहाँ पे आप लोगों को इतने में ही पूरे एक सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, विचार करिएगा इस चीज़ पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सामान्य भौतिकी और दैनिक जीवन में उपयोगी रसायन शास्त्र। जहाँ जहाँ पे फॉर्मूले हैं आप लोग प्लीज़ स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। सामान्य भौतिकी यानी कि यांत्रिकी के बारे में जानेंगे यहाँ पर हम।
अदिश और सदिश राशियाँ, ये आप लोगों ने स्कूल टाइम में भी पढ़ा है, इम्पॉर्टेंट है और आज भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अदिश राशियाँ, इसमें केवल परिमाण होता है। एग्जाम्पल है दूरी, जैसे कि 5 मीटर, गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा द्रव्यमान 10 किलोग्राम आदि। और सदिश राशियाँ, इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। सदिश राशियाँ त्रिभुज के योग नियम का पालन करती हैं। सदिश राशि वह राशि है जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं तथा यह योग संबंधी त्रिभुज के नियम अथवा समानांतर चतुर्भुज के योग संबंधी नियम का पालन करती है। इस प्रकार एक सदिश को उसके परिमाण की संख्या तथा दिशा द्वारा व्यक्त किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं त्रिभुज के योग नियम को निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जाता है। AC, ठीक है, यहाँ पे ये चार्ट बना है, AC बराबर AB प्लस BC। एग्जाम्पल है 5 मीटर पूर्व यानी कि विस्थापन, वेग 60 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर, बल 10N यानी कि नीचे की ओर। कुछ प्रमुख शब्दावलियां इसमें है। वेग, जानते हैं वेग के बारे में। वेग एक सदिश राशि है जो किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ एक विशिष्ट दिशा में परिवर्तन की दर को दर्शाती है। यह उल्लेख करता है कि कोई वस्तु कितनी तेजी से यानी कि गति और किस दिशा में विस्थापित हो रही है। जहां वेग, ठीक है, यहाँ पे आप इसको समझ सकते हैं अच्छे से, बराबर विस्थापन, ठीक है। वेग गति से भिन्न है क्योंकि इसमें दिशा होती है जिसमें यह एक सदिश राशि बन जाती है। त्वरण, इसे समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर के रूप में परिभाषित किया जाता है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है संवेग। संवेग एक सदिश राशि है जो किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को दर्शाती है। यह दर्शाता है कि किसी वस्तु में कितनी गति है और इसे निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। यहाँ पे आप समीकरण को लर्न करिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। संवेग के संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार यदि किसी पृथक निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है तो उसका कुल संवेग स्थिर रहता है। अनुप्रयोग, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जमी हुई झील के बीच में फंस गया है जहां उसके जूतों से लगभग कोई घर्षण नहीं होता। वह आसानी से चलकर बाहर नहीं आ सकता क्योंकि चलने के लिए घर्षण की आवश्यकता होती है। अगर उसके पास सिर्फ उसका वेग है और कोई दूसरा उपकरण नहीं है, यानी कि उसके पास सिर्फ एक बैग है और उसके पास कोई दूसरा उपकरण नहीं है, तो वह बाहर कैसे आ सकता है। सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ पर, समाधान। वह यहाँ संवेग संरक्षण के नियम को लागू कर सकता है। यदि वह बैग को एक दिशा में फेंकता है तो बैग को वेग मिलेगा और इस प्रकार उस दिशा में संवेग मिलेगा। व्यक्ति विपरीत दिशा में वेग और संवेग प्राप्त करेगा ताकि आदमी जो है, आदमी प्लस बैग यानी कि आदमी और बैग का शुद्ध संवेग शून्य रहे, क्योंकि आदमी प्लस बैग पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाता है, यानी कि यहाँ जो घर्षण है वो शून्य है। जिसको आप अच्छे से समझिएगा, या आप मेंस में भी एग्जाम्पल अच्छे से, बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है बल और न्यूटन के गति का नियम। बल किसी वस्तु पर लगाया गया धक्का या खिंचाव है जिसके कारण उसका वेग या आकार बदल सकता है। यह एक दिशा, यह जो एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है और इसे न्यूटन में मापा जाता है। यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था ना 10 न्यूटन यानी कि नीचे की ओर, तो यानी कि यहाँ पर भी उसी की बात की जा रही है, इसे न्यूटन में मापा जाता है। न्यूटन का पहला नियम जड़त्व का नियम, यह आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा क्लास 9th
या 10th में। जब तक कोई पिंड किसी बाह्य बल पर बल द्वारा प्रभावित ना हो, वह विराम अवस्था में या सीधी रेखा में एक समान गति में रहता है। एग्जाम्पल है, मेज पर रखी किताब तब तक स्थिर रहती है जब तक कि आप उस पर कोई बाह्य बल यानी कि धक्का आरोपित नहीं करते, तब तक वो उस टेबल पे वैसी की वैसी ही रखी रहेगी। ठीक है, स्थिर अवस्था में ही रहेगी। न्यूटन का दूसरा नियम यानी कि त्वरण का नियम। अभी हमने जड़त्व का नियम जाना, अब जानेंगे हम यहाँ पर त्वरण का नियम। किसी वस्तु का त्वरण उस पर लगने वाले कुल बल के समानुपाती होता है और उसके द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका अर्थ यह है कि दो वस्तुओं को समान त्वरण देने के लिए किसी भारी वस्तु पर अधिक बल लगाना होगा। समीकरण है यहाँ पर, इसको नोट करिएगा आप लोग। इस समीकरण को संवेग के संदर्भ में भी व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल है यहाँ पर, अधिक बल आरोपित करने से कार तीव्र गति से गति करती है। न्यूटन का तीसरा नियम जो है क्रिया प्रतिक्रिया नियम। प्रत्येक क्रिया के बराबर एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। एग्जाम्पल है, एक रॉकेट गैसों को नीचे की ओर निष्कासित करके ऊपर की ओर बढ़ता है। तीसरे नियम के अनुसार नीचे की ओर धकेली जाने वाली गैसें रॉकेट को ऊपर की ओर धकेलती हैं। नेक्स्ट है घर्षण यानी कि फ्रिक्शन। घर्षण एक ऐसा बल है जो संपर्क में आने वाली दो सतहों के मध्य सापेक्ष गति का विरोध करता है। यह शामिल सतहों के सूक्ष्म स्तर पर होने वाली अंतः क्रियाओं के कारण उत्पन्न होता है। संपर्क में आने वाली सतह का क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा, घर्षण भी उतना ही अधिक होगा। नेक्स्ट है घर्षण के प्रकार। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से इसको देखेंगे। पहला है स्थैतिक घर्षण। वह बल जिसे स्थिर वस्तु को गतिमान करने के लिए दूर करना आवश्यक है, वह स्थैतिक घर्षण है। नेक्स्ट है गतिज घर्षण यानी कि स्लाइड। ठीक है, वह बल जो एक दूसरे के विरुद्ध फिसलने वाली दो सतहों की गति का विरोध करता है। थर्ड है रोलिंग घर्षण। रोलिंग घर्षण कम से कम प्रतिरोध प्रदान करता है क्योंकि दो सतहों के बीच संपर्क समय और संपर्क क्षेत्र कम होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से चार्ट बना हुआ है। एग्जाम्पल है बॉल बेयरिंग। बॉल आंतरिक और बाहरी रिंग के बीच घूमती है। संपर्क सतह दोनों सतहों पर एक बिंदु तक सीमित होती है जिससे घर्षण बहुत कम हो जाता है और गति प्रदान करता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि आप लोगों को यहाँ PYQ भी पता चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो ये सेंटेंस है पूरा बना हुआ आप लोगों का, जो मैंने बोला है आप लोगों को, ये आप लोगों का UPSC 2013 में आया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि जब तक आप पूरी क्लास नहीं देखेंगे, पूरी वीडियो नहीं देखेंगे, तब तक आप लोगों को नहीं पता चलेगा कि कौन से पॉइंट से कौन से ईयर पूछा गया है। ठीक है, तो इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। नेक्स्ट है वृत्तीय गति और अपकेंद्रीय बल। वृत्ताकार गति किसी वस्तु की वृत्ताकार पथ पर गति है। यह एक समान या असमान हो सकती है, यानी कि स्थिर गति या बदलती गति। ठीक है, वृत्ताकार गति हमेशा त्वरित होती है क्योंकि गति की दिशा बदलती रहती है। कल्पना करें कि एक पत्थर को एक धागे से बांधकर क्षैतिज वृत्त में घुमाया जा रहा है। आपको हर क्षण धागे पर वृत्त के केंद्र की ओर बल लगाना होगा ताकि वह वृत्त में बना रहे। ठीक है, इस तरीके से v वेग की दिशा दर्शाता है, a अभिकेंद्रीय त्वरण दर्शाता है तथा पत्थर पर डोरी द्वारा लगाए गए बल की दिशा को दर्शाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर।
कोणीय वेग है, ये यहाँ पर जो ये बना हुआ है आपका, ये एक कोणीय वेग है और इसे वृत्तीय गति में प्रति इकाई समय में तय किए गए कोण के रूप में दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है केंद्राभिमुख त्वरण, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और सेकंड है अभिकेंद्रीय बल बराबर द्रव्यमान इंटू अभिकेंद्रीय त्वरण। ठीक है, अब केंद्रीय बल, इसके बारे में जानते हैं यहाँ पर परिभाषा। अब केंद्रीय बल एक बाह्य बल है जो वृत्त में घूमती हुई किसी वस्तु द्वारा महसूस किया जाता है जो जड़त्व के कारण होता है। इसे वृत्त के केंद्र से दूर निर्देशित किया जाता है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि आपके यूपीएससी 2003 में पूछा गया है। तो इस तरीके से आपको ये पॉइंट सारे नोट करने हैं, अंडरलाइन करना है इनको, आपको यहाँ पे पीवाईक्यू भी पता चलते रहेंगे। नेक्स्ट है अनुप्रयोग इसके, दूध की स्कीमिंग। दूध प्रसंस्करण में जब एक कंटेनर को घुमाया जाता है तो क्रीम यानी कि कम घनत्व वाली अब केंद्रीय बल के कारण बाहर की ओर निकलती है, जिससे क्रीम दूध से अलग हो जाती है। नेक्स्ट है घुमावदार सड़कों पर वाहन। अब केंद्रीय बल कारों को सड़क पर रखता है, अपर्याप्त घर्षण के कारण फिसलन हो सकती है। नेक्स्ट है उपग्रह। गुरुत्वाकर्षण से अब केंद्रीय बल के कारण कक्षा में बने रहते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी का आकार, चपटा गोलाकार आकार भूमध्य रेखा के पास अधिक अवकेंद्रीय बल के कारण होता है। नेक्स्ट है अपकेंद्रीय। अब केंद्रीय बल का उपयोग करके पदार्थों को तेजी से घुमाकर अलग करते हैं। नेक्स्ट है ज्वार। सूर्य, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण केंद्रापसारी बल का संयुक्त प्रभाव। यह आपका यूपीएससी 2015 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है दाब। आपको इस तरह के पीवाईक्यू देखने को मिलते रहेंगे, तो प्लीज आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर रहें, तभी आप लोगों को पता चलेगा। अभी और भी है। परिभाषा जान लेते हैं इसकी। दाब प्रति इकाई क्षेत्र पर लगाया गया बल है। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं समझने के लिए। नेक्स्ट है तरल पदार्थ का प्रभाव। दाबांतर। तरल पदार्थ उच्च दाब वाले क्षेत्रों से कम दाब वाले क्षेत्रों में प्रवाहित होते हैं। यह सिद्धांत कई प्रणालियों को नियंत्रित करता है, जैसे कि पाइपों में जल की आपूर्ति और शरीर में रक्त परिसंचरण। नेक्स्ट है दाब और ऊंचाई। दाब में बदलाव। ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ हवा का घनत्व कम हो जाता है। यह घटना यह उल्लेख करते हैं कि अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन की उपलब्धता कम क्यों होती है, जिसका असर मानव शरीर की क्रिया और प्रदर्शन पर पड़ता है। अधिक ऊंचाई पर चावल पकाना। खाना पकाने में चुनौतियां आती हैं, देखते हैं इसमें। अधिक ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, जिसके परिणाम स्वरूप जल का क्वथनांक कम हो जाता है, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे। इसलिए चावल और अन्य खाद्य पदार्थों को पकने में अधिक समय लगता है, क्योंकि जल का तापमान इतना अधिक नहीं रहता है। इस पॉइंट को आप नोट करिएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है जल का क्वथनांक और बढ़ा हुआ दाब। दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। उच्च दाब पर जल के अणुओं को वाष्प में बदलने के लिए अधिक ऊर्जा यानी कि उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, जिसका अर्थ है कि जल 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर उबलता है। नेक्स्ट है प्रेशर कुकर में चावल पकाना। प्रेशर कुकर में जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, क्योंकि कुकर के अंदर का दाब बढ़ जाता है। इससे चावल और अन्य खाद्य पदार्थ तेजी से पकते हैं, क्योंकि कुकर के अंदर का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है। यह आपका यूपीएससी 2021 में पूछा गया है, तो आप यहाँ पर इसको अच्छे से नोट करिएगा। इस तरह के एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोलिक लिफ्टों में दाब का उपयोग। हाइड्रोलिक लिफ्ट
ये उपकरण भारी वस्तुओं को उठाने में यूज की जाती है, ठीक है। उठाने के लिए द्रव दाब के सिद्धांतों का उपयोग करते हैं। पिस्टन, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्ट बना हुआ है, जैसे कारों को ऊपर रखा जाता है वो इसी तरह की लिफ्ट का यूज करके ही रखा जाता है। पार्किंग होती है ना बड़े बड़े शहरों में, इसी तरीके से। पिस्टन पर एक छोटा बल लगाने से द्रव के माध्यम से एक बड़ा बल उत्पन्न होता है, जिससे कार, लिफ्ट और एलिवेटर जैसी हाइड्रोलिक प्रणालियों में उठाने की क्षमता मिलती है। नेक्स्ट है दाब का व्यवहारिक अनुप्रयोग, यानी कि स्ट्रॉ का उपयोग। जब आप स्ट्रॉ से खींचते हैं या खींचते लेते हैं, ठीक है, तो आप स्ट्रॉ के अंदर कम दाब वाला क्षेत्र बनाते हैं। बाहर का उच्च वायुमंडलीय दाब तरल को स्ट्रॉ में ऊपर धकेलता है, जिससे किसी तरल पदार्थ को आसानी से पिया जा सकता है। ये आपका 2012 में पूछा जा चुका है, इसको भी आप नोट करेंगे, यहाँ पर अंडरलाइन करिएगा आप लोग। नेक्स्ट है सागरीय समीर और स्थलीय समीर। समुद्री हवाओं का निर्माण, यानी कि ब्रिजेस फॉर्मेशन। स्थलीय समीर रात में भूमि जल की तुलना में तेजी से ठंडी होती हैं, जिससे भूमि पर उच्च दाब और समुद्र पर कम दाब के क्षेत्र का निर्माण होता है, जिसके कारण वायु भूमि से समुद्र की ओर चलती है। नेक्स्ट है सागरीय समीर। अभी हमने स्थलीय समीर के बारे में जाना, अब जानेंगे यहाँ पर सागरीय समीर के बारे में। दिन के दौरान भूमि समुद्र की तुलना में तेजी से गर्म होती है, जिससे भूमि पर कम दाब और समुद्र पर अधिक दाब वाले क्षेत्र का निर्माण होता है, जिससे वायु समुद्र से भूमि की ओर चलती है। नेक्स्ट है बादल का निर्माण और वर्षा। बादल बनना, इसको जानते हैं। कम दाब वाले क्षेत्रों में बादल तब बनते हैं जब गर्म आर्द्र वायु ऊपर उठती है और ठंडी होती है, जिससे नमी को बनाए रखने की इसकी क्षमता कम हो जाती है। जैसे जैसे वायु ठंडी होती है, जल वाष्प छोटी छोटी बूंदों में संघनित हो जाती है, जिससे बादल का निर्माण होता है। नेक्स्ट है वर्षा। जब बादल की बूंदें आपस में मिल जाती हैं और काफी भारी हो जाती हैं, तो वे वर्षा यानी कि बारिश के रूप में गिरती हैं। यह प्रक्रिया वायुमंडलीय दाब में बदलाव से प्रभावित होती है। नेक्स्ट है मरुस्थल का निर्माण, यानी कि डिजर्ट फॉर्मेशन, इसको जानते हैं। रेगिस्तानी की परिस्थितियां। रेगिस्तान अक्सर उच्च दाब वाले क्षेत्रों में बनते हैं, जहां शुष्क वायु की अधिकता होती है, जिससे बादल बनना और वर्षा बाधित होती है। इससे शुष्क परिस्थितियां का निर्माण होता है और सीमित मात्रा में वर्षा होती है। इस पॉइंट को भी आप यहाँ पे नोट करिएगा, आने वाले एग्जाम में क्या पता पूछा जा सके, तो इसलिए आपको इसको नोट करना है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है द्रव गतिकी। लैमिनर प्रवाह, पहले इसको जानते हैं, यानी कि लैमिनर फ्लो। लैमिनर प्रवाह में द्रव समानांतर परतों में प्रवाहित होता है। द्रव में किसी भी बिंदु पर वेग समय के साथ स्थिर रहता है और प्रवाह रेखाएं व्यवस्थित होती हैं। इस प्रकार का प्रवाह तब होता है जब रेनॉल्ड्स संख्या, यानी कि एक आयामहीन संख्या जो प्रवाह प्रकार को इंगित करती है, कम होती है। ठीक है, एग्जाम्पल है संकीर्ण कोशिकाओं के माध्यम से बहने वाला रक्त लैमिनर प्रवाह का अनुसरण करता है, जहां रक्त की प्रत्येक परत दूसरे से आसानी से आगे बढ़ती है। यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे लैमिनर प्रवाह यानी कि लैमिनर फ्लो का है और ये अशांत फ्लो है। ठीक है, यहाँ पे इसको आप अच्छे से देखिए। अगर मेंस में अगर आता है तो आप अगर यहाँ पे ये लिखते हैं और साथ में साइड में इस तरह का डायग्राम बनाते हैं तो वो बेस्ट रहेगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
नेक्स्ट है अशांत प्रवाह। इसका डायग्राम यहाँ पर ये वाला है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। अशांत प्रवाह अव्यवस्थित होता है तथा द्रव के विभिन्न बिंदुओं पर इसका वेग अनियमित होता है। जब बवंडर तथा भंवरे बनते हैं तो प्रवाह अत्यधिक मिश्रित हो जाता है। अशांत प्रवाह तब होता है जब रेनॉल्ड्स, ठीक है, अधिक संख्या होती है, जो यह दर्शाता है कि जड़त्वीय बल चिपचिपे बलों पर अत्यधिक होते हैं। एग्जाम्पल है, एक बड़े पाइप या नदी से बहता पानी अशांत होता है, जिसमें घुमावदार धाराएं और अप्रत्याशित प्रवाह पथ होते हैं। नेक्स्ट है प्रसार। प्रसार ऊष्मीय ऊर्जा के कारण कणों जैसे कि परमाणु या अणु की यादृच्छिक गति है। समय के साथ कण उच्च सांद्रता वाले क्षेत्रों से कम सांद्रता वाले क्षेत्रों में तब तक फैलते हैं जब तक कि संतुलन नहीं हो जाता। यह फिक के नियम द्वारा नियंत्रित होता है, जो यह बताता है कि प्रसार की दर सांद्रता ढाल के समानुपाती होती है, यानी कि संतुलन जब नहीं हो पाता है। ठीक है, यहाँ पर जो है फिक का नियम। एग्जाम्पल है, फेफड़ों में वायुकोशीय झिल्ली के पार लाल रक्त कोशिकाओं में ऑक्सीजन का प्रसार, जहां रक्त की तुलना में वायुकोशीय में ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक होती है। नेक्स्ट है ऑस्मोसिस। इसको जानते हैं। ऑस्मोसिस विसरण की एक विशेष प्रक्रिया है जिसमें अर्धपरागम में झिल्ली के आर पार जल का प्रवाह शामिल होता है। जल कम विलेय सांद्रता वाले क्षेत्र से उच्च विलेय सांद्रता वाले क्षेत्र में झिल्ली के दोनों ओर सांद्रता को संतुलित करने के लिए जाता है। यह ऑस्मोटिक दाब द्वारा संचालित होता है। यहाँ पे आप इसको नोट करेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल है, पादपों की जड़ें ऑस्मोसिस के माध्यम से मिट्टी से जल को अवशोषित करती हैं, क्योंकि जड़ कोशिकाओं की तुलना में मिट्टी में जल की सांद्रता अधिक होती है। नेक्स्ट है डायलिसिस। डायलिसिस में आकार या सांद्रता के आधार पर एक अर्धपरागम में झिल्ली के माध्यम से विलेय कणों की चयनात्मक गति शामिल होती है। यह एक घोल से अवांछित कणों यानी कि विषाक्त पदार्थ या अवशिष्ट उत्पाद को हटाने के लिए प्रसार का उपयोग करता है, जिससे केवल छोटे अणु ही झिल्ली से होकर गुजर पाते हैं। किडनी डायलिसिस सुना होगा आपने। एक मशीन किडनी की विफलता वाले रोगियों के रक्त से अपशिष्ट उत्पादों को निकालने के लिए एक अर्धपरागम में झिल्ली का उपयोग करती है। नेक्स्ट है पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि तरल की सतह पर अणु सामंजस्य यानी कि समान अणुओं के बीच आकर्षक बल के कारण एक शुद्ध आवक बल का अनुभव करते हैं। यह तरल की सतह पर एक सतह बनाता है, जिससे इसका सतही जो क्षेत्र है वो कम हो जाता है। एग्जाम्पल है, सरफेस टेंशन के कारण पत्ते पर जल की बूंदें ऊपर की ओर उठती हैं और जल के स्ट्राइडर जैसे छोटे कीड़े बिना डूबे जल पर चल सकते हैं। ठीक है, जल की बूंदें गोलाकार आकार लेती हैं, देख सकते हैं आपने वैसे भी देखा होगा घर में, अगर आपके प्लांट है आप कभी देखिएगा उस पर, क्योंकि सतही तनाव जल के अणुओं को अंदर की ओर खींचता है, जिससे सतही क्षेत्र जितना संभव हो उतना कम हो जाता है। एक गोले का किसी दिए गए आयतन के लिए सबसे छोटा सतही क्षेत्र होता है, इसलिए यह सबसे कुशल आकार है। ठीक है, नेक्स्ट है कैशिकत्व यानी कि केशिका क्रिया। भौतिकी स्पष्टीकरण। कैशिकत्व तब होता है जब एक तरल स्वचालित रूप से तरल और ट्यूब की दीवारों के बीच
आसंजक बलों और तरल के भीतर संसर्जक बलों के कारण एक संकीर्ण ट्यूब में ऊपर उठता या नीचे गिरता है। ये आपसे यूपीएससी 2012 में भी पूछा गया है, तो आप इसको यहाँ पर नोट करिएगा, अंडरलाइन करिएगा इसको। यहाँ पे डायग्राम बना है, आप इसको देख सकते हैं अच्छे से। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपको मेंस में काम आएगा ये। नेक्स्ट है मेनिस्कस का आकार अवतल, उत्तल या सपाट। यह इस बात पर निर्भर करता है कि द्रव के अणुओं के बीच संसंजक बल केशिका नली और द्रव के अणुओं के बीच आसंजक बल पर हावी है या नहीं। ठीक है, संसंजक बड़ा है यहाँ पर, चिपकने वाला बराबर, यह साइन जो होता है वो बड़े का होता है। ठीक है, ऊपर की ओर उत्तल पारा तरल स्तर चित्र में दिखाए अनुसार गिरता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं डायग्राम के साथ पूरा। नेक्स्ट है ऊष्मा और ऊष्मा गतिकी। ठीक है, तापमान और ऊष्मा, इसको जानते हैं, तापमान को जानते हैं सबसे पहले। तापमान किसी पदार्थ में कणों की औसत गतिज ऊर्जा को मापता है, जो यह निर्धारित करता है कि कोई चीज कितनी गर्म या ठंडी है। ठीक है, इकाइयां सेल्सियस, फ़ारेनहाइट या केल्विन में मापी जाती हैं। केल्विन SI इकाई है जो सीधे निरपेक्ष तापमान से संबंधित है। ऊष्मा एवं तापमान, ऊष्मा तापमान अंतर के कारण स्थानांतरित ऊर्जा जिसे जूल में मापा जाता है। तापमान किसी पदार्थ में कणों की औसत गति का माप। और अंतर, ऊष्मा द्रव्यमान और तापमान अंतर पर निर्भर करती है, जबकि तापमान एक गहन गुण है, यानी कि पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट है ऊष्मा का स्थानांतरण और चालकता। ऊष्मा के अच्छे और खराब चालक। अच्छे कंडक्टर, धातु जैसी सामग्री जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ऊष्मा को तेजी से स्थानांतरित करती हैं। खराब कंडक्टर यानी कि इंसुलेटर, लकड़ी या रबड़ जैसी सामग्री जो ऊष्मा के प्रवाह को रोकती हैं, जिससे वे इंसुलेशन के लिए उपयोगी हो जाती हैं। नेक्स्ट है ऊष्मा स्थानांतरण के प्रकार, यानी कि मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। चालन, प्रत्यक्ष संपर्क के माध्यम से ऊष्मा का स्थानांतरण। एग्जाम्पल है लोह धातु की छड़। संवहन, द्रव गति के माध्यम से ऊष्मा का स्थानांतरण। एग्जाम्पल है उबलता हुआ पानी। विकिरण, विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से बिना किसी माध्यम के ऊष्मा का स्थानांतरण। नेक्स्ट है विशिष्ट ऊष्मा, धारित और इसके अनुप्रयोग। विशिष्ट ऊष्मा क्षमता, इसको जानते हैं, किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। जल की उच्च विशिष्ट ऊष्मा, जल को अपना तापमान बदलने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो पृथ्वी की जलवायु को स्थिर रखती है। ठीक है, स्थिर करती है। नेक्स्ट है अनुप्रयोग। महासागर और जलवायु। महासागरों में जल की उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण बड़ी मात्रा में ऊष्मा संग्रहित होती है। सर्दियों के दौरान महासागर इस ऊष्मा को धीरे धीरे उत्सर्जित करते हैं, जिससे तटीय क्षेत्र गर्म रहते हैं। नेक्स्ट है सतह क्षेत्र और ठंडा होने की दर के बीच संबंध। रिलेशन बिटवीन सरफेस एरिया एंड रेट ऑफ
कूलिंग। न्यूटन का शीतलन नियम उसको जानते हैं, आप इसको नोट भी करिएगा, अंडरलाइन करिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ऊष्मा हानि की दर सतह क्षेत्र और वस्तु तथा उसके आसपास के तापमान अंतर के समानुपाती होती है। बड़े सतह क्षेत्र के परिणाम स्वरूप तेजी से शीतलन होता है। वस्तु और आसपास के तापमान के बीच बड़े अंतर से शीतलन की दर भी अधिक होती है। एग्जाम्पल है यहाँ पर 60 डिग्री सेल्सियस तापमान वाली लोहे की छड़ 15 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले कमरे की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले कमरे में तेजी से ठंडा होता है। ठीक है, नोट करेंगे इसको। नेक्स्ट है जल अवस्थाएं और विशेष गुण। पहले हम जल की अवस्थाएं जानते हैं। जल 3 अवस्था में पाया जाता है, ठोस यानी कि बर्फ के रूप में, तरल यानी कि लिक्विड, और गैस, ठीक है, यानी कि वाष्प। अवस्था परिवर्तन में अव्यक्त ऊष्मा तापमान में परिवर्तन के बिना अवशोषित या मुक्त की गई ऊर्जा शामिल होती है। नेक्स्ट है गुप्त ऊष्मा यानी कि लेटेंट हीट। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तापमान में बदलाव के बिना किसी पदार्थ को अपना अवस्था बदलने यानी कि बर्फ से पानी में के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा। नेक्स्ट है महत्व। गुप्त ऊष्मा बताती है कि बर्फ पिघलने पर बड़ी मात्रा में ऊर्जा क्यों अवशोषित करती है, जिससे तापमान स्थिर रहता है। थर्ड है यहाँ पर जल का अधिकतम घनत्व और जमी हुई झीलें। घनत्व विसंगति। जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। इसमें झीलें पहले सतह पर जम जाती हैं, जबकि सघन गर्म जल नीचे रहता है, जिससे जलीय जीव जीवित रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लैक बॉडी और ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इसके बारे में जानते हैं। पहले जानते हैं ब्लैक बॉडी के बारे में। यह विकिरण की सभी तरंग दैर्ध्यों का एक आदर्श अवशोषक और उत्सर्जक है। ब्लैक बॉडी अपने तापमान के आधार पर विकिरण उत्सर्जित करती है। यह सिद्धांत तारों और ग्रहों के ऊष्मा उत्सर्जन को समझने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस से पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं और आने की संभावना रहती है। ये करंट अफेयर्स में भी आया है, टॉपिक है ये। ठीक है, तो इसको आप अंडरलाइन करिएगा। पहले है तंत्र, इसकी डेफिनेशन जानते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा CO2, जल वाष्प और मीथेन गैस, ठीक है, मीथेन जैसी गैसों के कारण सूर्य की ऊष्मा को रोकता है। इसका महत्व है यह अत्यधिक ऊष्मा को अंतरिक्ष में जाने से रोककर पृथ्वी को जीवन के लिए पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा प्रदान करता है। सेकंड है बादल भरी रातें और ग्रीन हाउस प्रभाव। गर्म रातें। बादल एक तापीय कंबल की तरह कार्य करते हैं जो रात के समय ऊष्मा को रोककर रखते हैं, जिससे वातावरण तेजी से ठंडा नहीं होता है। यह ग्रीन हाउस प्रभाव का एक स्वरूप है। ठीक है, इसको नोट करेंगे यहाँ पर। थर्ड है पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव का महत्व। इस प्रभाव के बिना पृथ्वी पर अत्यधिक तापमान में उतार चढ़ाव होगा, जिससे यह जीवन के लिए अनुपयुक्त हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको तीनों पॉइंट यहाँ पे नोट करने हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्रायोजेनिक्स, इसके बारे में जानते हैं। और ये आपका लगातार तो नहीं बोलूँगी मैं, ये है कि ये 3 बार अब तक आ चुका है। ठीक है, 1999 में आया, 2008 में आया और 2002 में भी आया है। ठीक है, क्रायोजेनिक्स 150 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर पदार्थों का अध्ययन है जो अति चालकता जैसे अद्वितीय गुणों को प्रदर्शित करता है। यहाँ पे आप नोट करेंगे यहाँ पर -150 डिग्री सेल्सियस। अनुप्रयोग क्रायोजेनिक
रेफ्रिजरेशन, जैविक साक्ष्यों को संग्रहित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जैसे लिक्विड नाइट्रोजन, नोट करिएगा आप यहाँ पर। सुपर कंडक्टिंग मटेरियल, एमआरआई मशीनों और पार्टिकल एक्सेलरेटर जैसे एलएचसी में महत्वपूर्ण है, ठीक है, एमआरआई मशीन, ठीक है, यहाँ पे आप नोट करेंगे इसको। नेक्स्ट है अंतरिक्ष अन्वेषण, रॉकेट प्रणोदन जैसे एसएलएस के लिए क्रायोजेनिक ईंधन यानी कि तरल हाइड्रोजन या ऑक्सीजन का उपयोग करता है। नेक्स्ट है चिकित्सा अनुप्रयोग, ट्यूमर को हटाने के लिए क्रायो सर्जरी में लिक्विड नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। क्रायो प्रिजर्वेशन, प्रजनन उपचार के लिए कोशिकाओं और ऊतकों को अल्ट्रा लो तापमान पर संग्रहित किया जाता है। वैज्ञानिक अनुसंधान, संघनित पदार्थ भौतिकी और क्वांटम यांत्रिकी में सामग्रियों का अध्ययन। औद्योगिक अनुप्रयोग, कुशल परिवहन के लिए प्राकृतिक गैस द्रवीकरण, ठीक है, नोट करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है प्रकाशिकी और ध्वनि। पहले हम ऑप्टिक्स के बारे में जानते हैं, यानी कि प्रकाशिकी के बारे में। प्रकाश एक विकिरणशील ऊर्जा है जो तरंगों में यात्रा करती है। वैज्ञानिकों ने लंबे समय से इसकी प्रकृति पर शोध और चर्चा की है, जिसके अनुसार यह तरंग और कण दोनों की तरह व्यवहार करता है। निर्वात में प्रकाश लगभग 299 792 किलोमीटर प्रति सेकंड की निरंतर गति से चलता है, जिसमें मापने योग्य तरंग दैर्ध्य होते हैं। नोट है यहाँ पर, नोट करिएगा आप लोग। विद्युत चुंबकीय तरंगों पर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष भौतिकी अध्याय में विस्तार से चर्चा की गई है। नेक्स्ट है परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन। जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर वापस लौटती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और सतह पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं। व्यवहारिक अनुप्रयोग, नेक्स्ट है ये दर्पण, इसको जानते हैं, सौंदर्य सुरक्षा और ऑप्टिकल उपकरणों के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सौर कुकर, खाना पकाने के लिए सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए परवलयिक दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पेरिस्कोप और ऑप्टिकल उपकरण, छिपी हुई स्थितियों से देखने के लिए प्रतिबिंब सिद्धांतों का उपयोग। यहाँ पे आप तीनों इसके अनुप्रयोग को अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट है प्राकृतिक घटना, मृग तृष्णा का नियम का निर्माण, वायुमंडलीय अपवर्तन और परावर्तन का एक उदाहरण, जिसके कारण दूर की वस्तुएं विस्थापित दिखाई देती हैं, जिसे आमतौर पर रेगिस्तानों में देखा जा सकता है। इसको भी आप यहाँ पे नोट करेंगे। नेक्स्ट है अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी दिशा में एक परिवर्तन आता है। उसकी दिशा में आए इसी परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसे स्नेल के नियमों द्वारा वर्णित किया जाता है। नेक्स्ट है मुख्य भौतिकी सिद्धांत। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की गति में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप अपवर्तन होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक को निर्वात में प्रकाश की गति और उस माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है।
आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अभिसरण सघन माध्यम, इसको जानते हैं। सघन माध्यम जैसे कि हवा से कांच में प्रवेश करते समय प्रकाश धीमा हो जाता है और सामान्य की ओर झुक जाता है। इससे समानांतर किरणें उत्तल लेंस के माध्यम से अभिसरित होती हैं। नेक्स्ट है अनुप्रयोग। हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूरदृष्टि दोष के लिए कैमरों, माइक्रोस्कोप और सुधारात्मक लेंस में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है विचलन। कम सघन माध्यम, सघन माध्यम से बाहर निकलते समय प्रकाश की गति बढ़ जाती है और वह अभिलंब से दूर मुड़ जाता है। इससे किरणें अवतल लेंस से होकर अलग हो जाती हैं। नेक्स्ट है अनुप्रयोग। निकट दृष्टिकोण दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष के लिए चश्मे में और लेजर किरणों के विस्तार में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है व्यवहारिक अनुप्रयोग और अवलोकन। चश्मे और कैमरों में लेंस। प्रकाशिकी और पदार्थ विज्ञान में प्रगति का उपयोग करते हुए दृष्टि को सही करना और छवियों पर ध्यान केंद्रित करना। ये जितने भी यहाँ पे पॉइंट हैं इनको आप अंडरलाइन करेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगर मेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे संबंधित पूछा जा रहा है, तो आपको यहाँ पे ये पॉइंट लिखने चाहिए। नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट लेंस। हाइड्रोफिलिक सामग्रियों से बने होते हैं जो नमी बनाए रखते हैं, जिससे आराम और स्पष्टता में सुधार होता है। नेक्स्ट है सुबह और शाम के समय लाल आकाश। सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान प्रकाश की छोटी तरंग दैर्ध्य के बिखराव से आकाश में जीवंत रंग दिखाई देते हैं, जो प्रकाश अपवर्तन और बिखराव के सिद्धांतों को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है पूर्ण आंतरिक परावर्तन TIR। यह तब घटित होता है जब सघन माध्यम से कम सघन माध्यम की ओर जाने वाला प्रकाश क्रांतिक कोण से ऊपर की सीमा पर पूर्णतः परावर्तित हो जाता है। व्यवहारिक जीवन में अनुप्रयोग और अवलोकन। ऑप्टिकल फाइबर कम से कम नुकसान के साथ लंबी दूरी पर डेटा संचारित करने के लिए TIR का उपयोग, जिससे दूर संचार और इंटरनेट प्रौद्योगिकी में क्रांति आएगी। नेक्स्ट है हीरे की चमक। हीरे की चमक TIR द्वारा बढ़ाई जाती है, जिससे वे कई दिशाओं में प्रकाश को परावर्तित करते हैं। यहाँ पे आप इस पॉइंट को अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट है प्रकीर्ण यानी कि डिस्पर्शन। प्रिज्म से गुजरते समय विभिन्न अपवर्तनांकों के कारण श्वेत प्रकाश का उसके घटक रंगों में पृथक होना। ये आपसे UPSC 2013 में भी पूछा गया है, तो इसको यहाँ पे आप नोट करेंगे। यहाँ पर आप लोग को PYQ देखने को मिलते रहेंगे, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो के अंत तक जरूर रहें। नेक्स्ट है व्यवहारिक जीवन में अनुप्रयोग और अवलोकन। पहला है इसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी। खगोलीय पिंडों से प्रकाश स्पेक्ट्रा यानी कि लाइट स्पेक्ट्रा का विश्लेषण करता है, जो ब्रह्मांड की संरचना को समझने के लिए खगोल भौतिकी में महत्वपूर्ण है। सेकंड है इंद्रधनुष का बनना। वर्षा की बूंदों में प्रकाश के प्रकीर्णन, अपवर्तन और परावर्तन के परिणाम स्वरूप होने वाला एक प्राकृतिक घटना। यहाँ पे दोनों पॉइंट आप नोट करिएगा। नेक्स्ट है दर्पण। परावर्तक सतहें जो छवि बनाती हैं, उन्हें समतल, अवतल और उत्तल दर्पणों में वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट है व्यवहारिक जीवन में अनुप्रयोग। अवतल दर्पण उन्नत खगोलीय प्रक्षेपणों के लिए प्रकाश को एकत्रित करने और केंद्रित करने के लिए दूरबीनों में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है उत्तल दर्पण सुरक्षा अनुप्रयोगों में दृश्य का एक व्यापक क्षेत्र प्रदान करते हैं, यातायात सुरक्षा और निगरानी में उपयोगी। लेंस
पारदर्शी वस्तुएं जो प्रकाश को अपवर्तित कर अभिसारी यानी कि उत्तल या अपसारी यानी कि अवतल किरणें उत्पन्न करती हैं। व्यवहारिक जीवन में अनुप्रयोग, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, छोटे या दूर की वस्तुओं को बड़ा करने के लिए लेंस के संयोजन का उपयोग करते हैं, जिससे जैविक और खगोलीय अनुसंधान में सहयोग मिलता है। नोट करेंगे इन पॉइंट को। नेक्स्ट है बायोनिक आंखें। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक सेंसर को एकत्रित करके दृष्टि बहाल करने के लिए उन्नत प्रकाशिकी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर नोट करेंगे। नेक्स्ट है प्रिज्म, ज्यामितीय ऑप्टिकल उपकरण जो प्रकाश को अपवर्तित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप प्राय प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। नेक्स्ट है व्यवहारिक जीवन में अनुप्रयोग। प्रिज्म दूरबीन, स्पष्टता बनाए रखते हुए ऑप्टिकल पथ को छोटा करने के लिए प्रिज्म का उपयोग, जो बाह्य और सैन्य अनुप्रयोगों में आवश्यक है। नेक्स्ट है ब्राउनियन मोशन, किसी तरल पदार्थ में निलंबित सूक्ष्म कणों की यादृच्छिक गति जो माध्यम में अणुओं के साथ टकराव के परिणाम स्वरूप होती है। व्यवहारिक अनुप्रयोग क्या है वो जानते हैं। नैनो प्रौद्योगिकी, ये आपका करंट से भी जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे इसको आप प्लीज अंडरलाइन जरूर करिएगा। नैनो सामग्रियों और औषधि वितरण प्रणालियों के विकास, उनकी गति और कोशिकाओं के साथ अंतःक्रिया को अनुकूलित करने के लिए ब्राउनियन गति को समझना महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है डॉपलर प्रभाव यानी कि डॉपलर इफेक्ट। तरंग के स्रोत के सापेक्ष गतिमान प्रेषक के संबंध में तरंग की आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन। नेक्स्ट है व्यवहारिक अनुप्रयोग या अवलोकन। पहला है यहाँ पर खगोल विज्ञान, इसको जानते हैं, इंपॉर्टेंट है तो प्लीज इसको अंडरलाइन करिएगा आप लोग। तारों और आकाश गंगाओं की गति को मापने, उनकी गति निर्धारित करने और ब्रह्मांड के विस्तार को प्रकट करने में मदद करने के लिए उपयोग किया जाता है। रेडशिफ्ट दूर जाने वाली वस्तुओं को इंगित करता है, जबकि ब्लू शिफ्ट निकट आने वाली वस्तुओं को इंगित करता है। यानी कि जो रेड शिफ्ट है वो दूर जाने वाली वस्तुओं के लिए और जो ब्लू शिफ्ट है वो निकट आने वाली वस्तुओं के लिए। ये आपसे यूपीएससी 2002 में भी पूछा गया है। नेक्स्ट है मेडिकल इमेजिंग। रक्त प्रवाह का आकलन करने के लिए डॉपलर अल्ट्रासाउंड में नियोजित हृदय स्वास्थ्य निदान के लिए महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करता है। नेक्स्ट है गुजरती ट्रेन की आवाज़, इसको नोट करेंगे यहाँ पर आप। ट्रेन के पास आने पर, ठीक है, ध्वनि तरंगों की आवृत्ति बढ़ जाती है यानी कि उच्च पिच, और दूर जाने पर घट जाती है यानी कि कम पिच। नेक्स्ट है मानव नेत्र एवं दृष्टि। संरचना, प्रकाश कॉर्निया के माध्यम से प्रवेश करता है, लेंस से होकर अपवर्तित होता है तथा रेटिना पर प्रतिबिंब का निर्माण करता है, जो मस्तिष्क के लिए संकेतों में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट है व्यवहारिक अनुप्रयोग। पहला है इसमें ऑप्टिकल प्रौद्योगिकी यानी कि ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी। दृष्टि सुधार के लिए लेंस का डिजाइन ऑप्टिकल भौतिकी को समझने, सुरक्षा और जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने पर आधारित होता है। नेक्स्ट है बायोनिक नेत्र प्रौद्योगिकी। ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स को मिलाकर सेंसर का उपयोग करके प्रकाश को विद्युत संकेतों में परिवर्तित किया जाता है, जिससे रेटिना संबंधी बीमारियों का उपचार किया जाता है। नोट करेंगे इसको। नेक्स्ट है ध्वनि। ध्वनि यांत्रिक ऊर्जा का एक रूप है जो वायु, जल और ठोस पदार्थों जैसे विभिन्न माध्यमों से तरंगों के रूप में यात्रा करती है। प्रकाश से तुलना,
फर्स्ट है यहाँ पे प्रकृति यानी कि नेचर। ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है जबकि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। नेक्स्ट है माध्यम की आवश्यकता। ध्वनि को यात्रा करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है जबकि प्रकाश निर्वात में यात्रा कर सकता है। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की गति वायु में लगभग 343 मीटर प्रति सेकंड, जल में लगभग 1480 मीटर प्रति सेकंड और ठोस पदार्थ यानी कि जैसे कि स्टील उसमें लगभग 5960 मीटर प्रति सेकंड। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है, मतलब जनरल नॉलेज के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं यहाँ पर। और मेंस में अगर क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है, तो वहाँ पर लिखने के लिए भी बेस्ट है। नेक्स्ट है गति में अंतर का कारण। ध्वनि की गति माध्यम के घनत्व और प्रत्यास्थता के आधार पर भिन्न होती है। ध्वनि ठोस पदार्थों में तरल पदार्थों की तुलना में अधिक तेजी से यात्रा करती है और गैसों की तुलना में तरल पदार्थों में अधिक तेजी से यात्रा करती है, क्योंकि ठोस पदार्थों में कण एक दूसरे के करीब होते हैं और कंपन को अधिक तेजी से संचारित कर सकते हैं। ध्वनि की इकाई, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल यानी कि डीबी, ठीक है, डेसिबल जिसको बोलते हैं उससे जो है मापी जाती है, यहाँ पे याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है श्रव्य ध्वनि की सीमा। मनुष्य आमतौर पर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की सीमा के अंदर ही ध्वनि सुन सकते हैं। नेक्स्ट है हाइपरसोनिक और मेक की परिभाषा। हाइपरसोनिक मेक 5 यानी कि ध्वनि की गति से 5 गुना ज़्यादा, ठीक है, से अधिक गति को संदर्भित करता है। नेक्स्ट है मेक संख्या, एक आयामहीन इकाई जो किसी वस्तु की गति और आसपास के माध्यम में ध्वनि की गति के अनुपात को दर्शाती है। नेक्स्ट है सोनिक बूम। सोनिक बूम तब होता है जब कोई वस्तु ध्वनि की गति से अधिक तेज गति से यात्रा करती है, जिससे शॉक वेव उत्पन्न होती है जो विस्फोट के समान तेज ध्वनि उत्पन्न करती है। नेक्स्ट है ऑर्गन पाइप और उसका सिद्धांत। ऑर्गन पाइप एक खोखले ट्यूब के भीतर वायु के स्तंभों के कंपन के माध्यम से ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ध्वनि वायु की गति से उत्पन्न होती है जो स्थिर तरंगों का निर्माण करती है, जिससे संगीत के स्वरों का उत्पादन होता है। एग्जाम्पल है बांसुरी, सैक्सोफोन, हारमोनियम आदि। तो इसको भी आप यहाँ पर नोट करेंगे। नेक्स्ट है डॉपलर प्रभाव यानी कि डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर प्रभाव ध्वनि की आवृत्ति यानी कि पिच में परिवर्तन है जब स्रोत पर्यवेक्षक के सापेक्ष गति करता है। एग्जाम्पल के लिए है जब एम्बुलेंस पास आती है तो सायरन की आवाज़ ऊंची हो जाती है, ठीक है, नोट करा होगा आपने कभी, अगर नहीं किया है तो अब करना। और जब वह दूर जाती है तो उसकी आवाज़ कम हो जाती है। आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी में ध्वनि के अनुप्रयोग। पहला है मेडिकल इमेजिंग। अल्ट्रासाउंड आंतरिक अंगों की छवियां बनाने के लिए उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों का उपयोग करता है। सेकंड है नेविगेशन, सोनार, साउंड नेविगेशन और रेजिंग। जल के नीचे की वस्तुओं को नेविगेट करने और उनका पता लगाने के लिए ध्वनि का जो प्रसार है, ध्वनि प्रसार का उपयोग करता है। थर्ड है ध्वनिक उत्तोलन। बिना शारीरिक संपर्क के हवा में छोटे कणों या बूंदों को उठाने के लिए ध्वनि तरंगों का उपयोग करना। फोर्थ है ऑडियो तकनीक। स्पीकर और माइक्रोफोन विद्युत संकेतकों को ध्वनि में और इसके विपरीत परिवर्तित करते हैं जो संचार उपकरणों के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पे आपको ये सारे पॉइंट जो है नोट करने हैं। ये 4 पॉइंट है यहाँ पर, मेडिकल इमेजिंग, नेविगेशन, ध्वनिक उत्तोलन, ऑडियो तकनीक, तो आपको याद रखने हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है विद्युत और
चुंबकत्व, ठीक है। विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज, पदार्थ का एक गुण जिसके कारण वह विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में बल का अनुभव करता है। दो प्रकार के आवेश होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। याद रखेंगे आप, यहाँ पर नोट करिएगा इसको। इसके अनुप्रयोग जान लेते हैं। ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए कैपेसिटर में उपयोग किया जाता है, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और उपकरणों के लिए महत्वपूर्ण है। सेकंड है यहाँ पर विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। कंडक्टर के माध्यम से विद्युत आवेश का प्रवाह, जिसे एम्पियर में मापा जाता है। याद रखेंगे, यह प्रत्यक्ष या प्रत्यावर्ती हो सकता है। अनुप्रयोग घरेलू उपकरणों, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और औद्योगिक मशीनरी को शक्ति प्रदान करता है। डीसी यानी कि प्रत्यक्ष का उपयोग बैटरियों में किया जाता है, जबकि एसी यानी कि प्रत्यावर्ती का उपयोग घरेलू बिजली आपूर्ति के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर इस पॉइंट को आप जरूर नोट करिएगा, अंडरलाइन करिएगा। थर्ड है आपका वोल्टेज यानी कि विद्युत विभन। सर्किट में दो बिंदुओं के बीच विद्युत क्षमता में अंतर, जिसे वोल्ट में मापा जाता है, ठीक है। याद रखेंगे आप इसको। अनुप्रयोग है इसका विद्युत प्रणालियों के संचालन के लिए आवश्यक उच्च वोल्टेज लंबी दूरी पर कुशल बिजली संचरण की अनुमति देता है, जिससे ऊर्जा की हानि कम होती है। फोर्थ है प्रतिरोध। विद्युत धारा के प्रवाह का प्रतिरोध यानी कि रेसिस्टेंस ओम में मापा जाता है। ये मार्क है, इसका सिंबल है, नोट करेंगे आप। यह उपकरण लंबाई और क्रॉस सेक्शन के साथ बदलता रहता है। अनुप्रयोग है हीटिंग तत्वों जैसे कि टोस्टर, लाइट बल्ब और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है जहां नियंत्रित प्रतिरोध की आवश्यकता होती है। फिफ्थ है ओम का नियम। यह बताता है कि धारा वोल्टेज के सीधे अनुपातिक है और प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती है। यहाँ पे आप इस सूत्र को याद कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अनुप्रयोग है सर्किट डिजाइन करने में मौलिक तत्व। यह सुनिश्चित करता है कि घटक सुरक्षित सीमाओं के भीतर कार्य करें। सिक्स है यहाँ पर श्रृंखला और समानांतर सर्किट। श्रृंखला सर्किट को जानते हैं पहले। घटक सिरे से सिरे तक जुड़े होते हैं, सभी में समान धारा प्रवाहित होती है। सेकंड है यहाँ पर इसमें पॉइंट समानांतर सर्किट। घटक समान बिंदुओं पर जुड़े होते हैं, सभी में समान वोल्टेज, ठीक है। अनुप्रयोग है श्रृंखला सर्किट का उपयोग स्ट्रिंग लाइटों में किया जाता है, जबकि समानांतर सर्किट का उपयोग घरेलू वायरिंग में किया जाता है, ठीक है। घरेलू वायरिंग में किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपकरण स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। सेवंथ है यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय पदार्थ या गतिशील विद्युत आवेश के आसपास का क्षेत्र जहां चुंबकीय बल अनुभव किया जाता है तथा इसे टेस्ला में मापा जाता है। प्राकृतिक घटना, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ग्रह को सौर विकिरण से बचाता है और प्रवास के दौरान जानवरों को नेविगेट करने में मदद करता है। एट्थ है यहाँ पर विद्युत चुंबकत्व। विद्युत आवेशों और चुंबकीय क्षेत्रों के बीच की अंतःक्रिया विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। अनुप्रयोग है विद्युत मोटर, जनरेटर और ट्रांसफार्मर में उपयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक मैगलेव ट्रेनों और एमआरआई मशीनों सहित विभिन्न अनुप्रयोगों में आवश्यक है। नाइन्थ है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। सर्किट के माध्यम से चुंबकीय प्रवाह में परिवर्तन विद्युत चालक बल को प्रेरित करता है। अनुप्रयोग है यहाँ पर विद्युत जनरेटरों में उपयोग किया जाता है, जहां यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यह वायरलेस
चार्जिंग तकनीक में भी महत्वपूर्ण है। इसको नोट करेंगे यहाँ पर सारे पॉइंट। 10th है यहाँ पर आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अनुप्रयोग। ये जितने पॉइंट है सब उनको याद रखेंगे आप, उनके जो सब पॉइंट है उनको भी। इलेक्ट्रॉनिक मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक वाहनों और घरेलू उपकरणों में पाए जाते हैं। ट्रांसफार्मर कुशल बिजली संचरण के लिए वोल्टेज स्तरों को समायोजित करते हैं जिससे लंबी दूरी पर ऊर्जा की क्षति कम होती है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी कि MRI ऊतकों की विस्तृत छवियां बनाने के लिए मजबूत चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग करता है जिससे चिकित्सा निदान में क्रांति आती है। अगर MRI देखा है, आप लोगों ने सुना है, किसी की फैमिली में किसी मेंबर को जो पेशेंट होते हैं उनका MRI जैसे लिख देते हैं डॉक्टर कि इनका MRI कराइए, तो जब MRI होता है तो वहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं पहनी होनी चाहिए कि जो आपको मशीन में जब लटाया जाए और जब आप अंदर जाएं मशीन के, जब मशीन स्टार्ट हो जाए तो वो खींच ले। ठीक है, इस तरह की चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे तो ज़रूरी है, क्योंकि उसमें पेशेंट की जान को खतरा होता है। जैसे दांत किसी ने लगवाया है, कोई दांत नकली लगवाते हैं जैसे सिल्वर का है या वैसे मैग्नेटिक जो भी चीज़ होती है जिनको चुंबक एकदम खींच लेती है। बॉडी के अंदर है, माना कि ऊपर से नहीं होगा, बॉडी के अंदर है नहीं होगा बोलते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। वो जो मशीन इतनी वोल्टेज की होती है, इतना चुंबक उसमें हाई होता है कि वो अंदर के जो मैग्नेटिक चीज़ जो अंदर लगा है, जो मैग्नेट को खींच रहा है, तो वो एकदम खींच लेती है। उससे क्या है कि पेशेंट की जान को भी खतरा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें पहले ही डॉक्टर को बता देनी चाहिए। नेक्स्ट है वायरलेस संचार। विद्युत चुंबकीय तरंगे वाईफाई, ब्लूटूथ और मोबाइल संचार जैसी तकनीकों में उपयोगी है। नेक्स्ट है प्राकृतिक घटना। ऑरोरा, यह सूर्य के आवेशित कणों के पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ संपर्क के कारण होता है जिससे ध्रुवीय क्षेत्रों में प्रकाश का अद्भुत प्रदर्शन होता है। ये आपसे UPSC 2012 में पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसको यहाँ पे नोट करिएगा। नेक्स्ट है बिजली। बिजली का एक प्राकृतिक निर्वहन जो बादलों और भूमि के बीच विद्युत आवेश में अंतर के कारण होता है। नेक्स्ट है दैनिक जीवन में प्रयुक्त रसायन विज्ञान। इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। रसायन विज्ञान जीवन के प्रत्येक पक्ष में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका उपयोग दवाओं से लेकर खाद्य पदार्थों तथा सफाई में प्रयुक्त होने वाले एजेंटों के साथ साथ सौंदर्य प्रसाधनों इत्यादि तक में किया जाता है। इस भाग के अंतर्गत हमारे दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान की भूमिका पर गहराई से चर्चा की गई है। इसके अंतर्गत दवाओं, खाद्य पदार्थों, सफाई करने वाले एजेंटों और विभिन्न कारणों से समाचारों में आने वाले महत्वपूर्ण रसायनों इत्यादि पर ध्यान केंद्रित किया गया है। नेक्स्ट है दवाइयाँ और औषधियाँ। दवाइयाँ रासायनिक यौगिक हैं जो रोगों के इलाज के लिए जैविक प्रणालियों के साथ परस्पर क्रिया करती हैं। गलत उपयोग से इसके विषाक्त प्रभाव भी हो सकते हैं। कीमोथेरेपी का क्षेत्र चिकित्सीय उपचार में रसायनों के उपयोग को संदर्भित करता है। इस खंड में हाल ही में की गई दवाओं की खोजों और आवश्यक चिकित्सा रसायनों इत्यादि को भी शामिल किया गया है। यहाँ पे नोट करेंगे इसको। नेक्स्ट है औषधियों का वर्गीकरण। इसके सब पॉइंट भी देख लेते हैं यहाँ पर। औषधीय प्रभाव एग्जाम्पल में है पैरासीटामोल, एंटीपियरेटिक, इबुप्रोफेन यानी कि एनाल्जेसिक और क्लोरोक्विन यानी कि एंटी मलेरियल शामिल हैं। रेमडेसिविर और पैक्सलोविड यानी कि कोविड-19 के लिए जैसी नई दवाएं भी चर्चा में रही हैं, इनकी भी चर्चा की गई है।
नेक्स्ट है दवा की क्रियाशीलता। एंटीवायरल दवाएं जैसे फेविपिराविर जैसी दवाएं वायरल प्रतिकृति पर कार्य करती हैं, जबकि एंटीहिस्टामाइन जैसे लोराटाइडाइन और सेटिरिजन एलर्जी प्रतिक्रियाओं में हिस्टामाइन की क्रिया को रोकते हैं। नेक्स्ट है रासायनिक संरचना। सल्फोनामाइड्स जैसे सल्फाडियाजिन जैसी दवाओं को संरचनात्मक समानता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जिससे उनकी गतिविधि की भविष्यवाणी करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट है आणविक लक्ष्य। प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के अलावा नई दवा विकास एंजाइमों जैसे HIV उपचार में उपयोग के लिए किए जाने वाले प्रोटीज अवरोधक और रिसेप्टर्स जैसे कि कोविड-19 में ACE2 को लक्षित करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है औषधि आधारित इंटरैक्शन। दवा के लक्ष्य के रूप में एंजाइम अवरोधक जैसे कि नेविरापिन यानी कि HIV और नई दवाएं जैसे कि निर्माट्रेलविर यानी कि कोविड-19 के लिए एक प्रोटीज अवरोधक यह बताते हैं कि दवाएं सक्रिय साइटों के साथ कैसे अंतःक्रिया करती हैं। नेक्स्ट है दवा के रूप में रिसेप्टर्स। नालोक्सोन यानी कि ओपियोइड ओवरडोज उपचार में उपयोग की जाने वाली जैसी दवाओं द्वारा लक्षित ओपियोइड रिसेप्टर्स दर्द और लत के प्रबंधन में महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है चिकित्सा के क्षेत्र में हालिया प्रगति। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी टॉसिलीजुमेब, ठीक है, टॉसिलीजुमेब और रेजेनड्रॉन के एंटीबॉडी कॉकटेल जैसी दवाओं को कोविड-19 के इलाज के लिए निर्मित किया गया है। नेक्स्ट है इम्यूनोथेरेपी। पेम्ब्रोलिजुमाब कैंसर के लिए जैसी दवाओं ने शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का दोहन करने के लिए कार्य किया है। याद रखेंगे आप इनको, अगर मेंस में पूछा जाता है तो वहाँ पे आप लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है औषधियों की उपचारात्मक क्रिया। यह खंड चिकित्सा स्थितियों के प्रबंधन के लिए उपयोग की जाने वाली विशिष्ट दवाओं पर विस्तार से प्रकाश डालता है, जिसमें आधुनिक सफलताओं और व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले उपचारों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है एंटासिड, सिमेटिडाइन और रेनिटिडाइन के साथ साथ एसोमेप्राजोल, ठीक है, एसोमेप्राजोल और पेटोप्राजोल जैसे नए एंटासिड लोकप्रिय प्रोटॉन पंप अवरोधक हैं जो पेट के एसिड को प्रभावी रूप से कम करते हैं। नेक्स्ट है एंटीहिस्टामाइन। ब्रोम्फेनिरामाइन और टेरफेनाडाइन के अलावा फेक्सोफेनाडाइन यानी कि एलेग्रा जैसे आधुनिक एंटीहिस्टामाइन का उपयोग कम शामक दुष्प्रभावों के कारण व्यापक रूप से किया जाता है। नेक्स्ट है न्यूरोलॉजिकल रूप से सक्रिय दवाएं। ट्रैंक्विलाइजर, क्लोनाजेपम और अल्प्राजोलम जैसी नई दवाएं आमतौर पर चिंता और घबराहट संबंधी विकारों को कम करने के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। नेक्स्ट है एनाल्जेसिक, ऑक्सीकोडोन और फेंटेनाइल हालांकि दर्द से राहत के लिए प्रभावी हैं, लेकिन ओपियोइड संकट में उनकी भूमिका के कारण यह उपयोगी है। नेक्स्ट है रोगाणुरोधी एंटीबायोटिक्स। पेनिसिलिन और क्लेरेमफेनिकोल के अलावा एंजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन और
कार्बापेनम जैसी दवाओं का उपयोग उनके व्यापक स्पेक्ट्रम प्रभावों के लिए किया जाता है। कोलिस्टीन एक शक्तिशाली एंटीबायोटिक हाल ही में प्रतिरोधी संक्रमणों के खिलाफ अंतिम उपाय के रूप में इसके उपयोग के कारण चर्चा में रहा। इसको नोट करेंगे आप यहाँ पर। नेक्स्ट है एंटीसेप्टिक्स और कीटाणुनाशक। हाइड्रोजन पेरोक्साइड और आइसोप्रोपिल अल्कोहल विशेष रूप से कोविड-19 महामारी में कीटाणुशोधक और सैनिटाइजर के लिए उपयोगी साबित हुए हैं। नेक्स्ट है प्रजनन रोधी दवाएं। लेवोनोर्गेस्ट्रेल और मिफेप्रिस्टोन का उपयोग आमतौर पर आधुनिक गर्भ निरोधकों में नॉरथिंड्रोन और एथिनिल एस्ट्राडियोल के साथ किया जाता है। ट्राइडियोल के साथ किया जाता है। आधुनिक गर्भ निरोधकों में लेवोनोर्गेस्ट्रेल और मिफेप्रिस्टोन का उपयोग आमतौर पर नॉरथिंड्रोन और एथिनिल एस्ट्राडियोल के साथ किया जाता है। सॉरी, यहाँ पे बहुत बड़े लंबे लंबे नाम है, किसी को अगर दिक्कत है तो उसके लिए सॉरी क्योंकि बहुत बड़े बड़े नाम है ये, लेकिन आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है भोजन में रसायन। भोजन में रसायन योजकों में संरक्षक, मिठास और स्वाद बढ़ाने वाले एजेंट शामिल हैं। हाल ही में कुछ खाद्य योजकों को लेकर चिंताएं पैदा हुई हैं, जिससे खाद्य सुरक्षा पर फिर से चर्चा शुरू हो गई है। नेक्स्ट है कृत्रिम मिठास यानी कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। ठीक है। सैकरीन और एस्पार्टेम के अलावा सुक्रालोज यानी कि स्प्लेंडा और स्टीविया अब कम कैलोरी वाले स्वीटनर के रूप में लोकप्रिय हैं। स्टीविया एक पौधा आधारित स्वीटनर है जिसे इसकी प्राकृतिक उत्पत्ति के लिए बढ़ावा दिया जाता है। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने वाले रसायन। यद्यपि सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम सॉर्बेट का उपयोग आमतौर पर खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने वाले रसायन के रूप में किया जाता है, लेकिन संभावित कैंसरकारी के रूप में BHA और BHT के बारे में चिंताएं व्यक्त की गई हैं। नोट करेंगे यहाँ पे इनकी फुल फॉर्म। नेक्स्ट है समाचार में रहे प्रमुख रसायन। टाइटेनियम डाइऑक्साइड यानी कि कैंडी और टूथपेस्ट में इस्तेमाल किया जाता है। कुछ अध्ययनों में सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण विवादास्पद रहा है, जिसके कारण कई देशों में इस पर प्रतिबंध लगाने की संभावना है। खाद्य पैकेजिंग में बिस्फेनॉल A, ठीक है, भी अपने संभावित हार्मोनल प्रभावों के लिए व्यापक रूप से चर्चा में रहा है। ये आपसे UPSC 2021 में पूछा जा चुका है, इसको आप नोट करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है सफाई एजेंट। सफाई एजेंट प्राकृतिक और सिंथेटिक दोनों स्वच्छता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि उनके पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में हाल की चिंताओं ने सुरक्षित बायोडिग्रेडेबल विकल्पों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। नेक्स्ट है साबुन। सोडियम पामिटेट और सोडियम स्टीयरेट जैसे पारंपरिक साबुन का उपयोग जारी है, लेकिन पाम ऑयल वनों की कटाई सहित साबुन उत्पादन के पर्यावरणीय प्रभाव विवाद का मुद्दा है। नेक्स्ट है सिंथेटिक डिटर्जेंट। सिंथेटिक डिटर्जेंट जैसे सोडियम डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट, ठीक है, कठोर जल में उनकी दक्षता के लिए पसंद किए जाते हैं। नए फार्मूलेशन अब प्रदूषण को रोकने के लिए बायोडिग्रेडेबल होने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। नेक्स्ट है पर्यावरण संबंधी चिंताएं।
जल प्रदूषण में उनकी भूमिका के कारण डिटर्जेंट में फॉस्फेट का उपयोग कम हो गया है। कॉस्मेटिक्स और सफाई उत्पादों में पाए जाने वाले स्क्रबिंग एजेंट में माइक्रोप्लास्टिक को पर्यावरणीय खतरों के कारण कई देशों में प्रतिबंधित कर दिया गया है। ठीक है, इसको नोट करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है दैनिक जीवन और समाचार में रहे प्रमुख रासायनिक तत्व, उनको जानते हैं। विभिन्न उद्योगों और उत्पादों में अक्सर उपयोग किए जाने वाले कुछ रासायनिक पदार्थों ने अपने पर्यावरण, स्वास्थ्य या से संबंधी कानूनी चिंताओं की वजह से लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। PFAS यानी कि पेर और पॉलीफ्लुओरोएल्काइल पदार्थ, ठीक है, इसका एक पूरा नाम है यहाँ पर, इसको नोट करेंगे आप लोग। हमेशा के लिए रसायन के रूप में जाने वाला PFAS जल आपूर्ति को दूषित करने के लिए समाचारों में रहे हैं। नॉन स्टिक कुकवेयर, खाद्य पैकेजिंग और अग्निशमन फॉर्म में इस्तेमाल होने वाले ये पदार्थ स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तभी बोलते हैं कि नॉन स्टिक जो बर्तन होते हैं खाना बनाने वाले, उनको यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए जो है बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्लाइफोसेट। इसका व्यापक स्तर पर इस्तेमाल किए जाने वाले के कारण शाकनाशी पर कैंसर से संभावित प्रभाव के कारण मुकदमे दायर किए गए हैं। दुनिया भर के देश कृषि में इसके उपयोग को लेकर चिंतित है। नेक्स्ट है BPA और पाथालेट्स। प्लास्टिक में पाए जाने वाले ये दोनों रसायन और अपने विघटनकारी गुणों के कारण सरकार की जांच के दायरे में है। BPA मुक्त उत्पाद और उच्च मांग में है, क्योंकि उपभोक्ता सुरक्षित विकल्प तलाश रहे हैं। नोट करेंगे यहाँ पर इसको। नेक्स्ट है एस्पार्टेम। एस्पार्टेम बाजार में बिकने वाला एक कृत्रिम स्वीटनर है। इसमें अमीनो एसिड होते हैं और यह अन्य अमीनो एसिड की तरह कैलोरी प्रदान करता है। फिर भी इसका उपयोग खाद्य पदार्थों में कम कैलोरी वाले स्वीटनिंग एजेंट के रूप में किया जाता है, क्योंकि एस्पार्टेम टेबल शुगर से कई गुना मीठा होता है, इसलिए थोड़ी मात्रा में एस्पार्टेम से बने खाद्य पदार्थ ऑक्सीकरण पर कम कैलोरी देते हैं। ये आपसे यूपीएससी 2011 में पूछा जा चुका है, तो प्लीज आप इसको नोट करें यहाँ पर। नेक्स्ट है फॉर्मेल्डिहाइड। गोंद और फर्नीचर जैसे घरेलू उत्पादों में इस्तेमाल होने वाले फॉर्मेल्डिहाइड को कार्सिनोजेन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। एयर फ्रेशनर और कॉस्मेटिक्स में इसकी मौजूदगी को लेकर चिंताओं के कारण सख्त नियम बनाए गए हैं। नोट करेंगे यहाँ पर इसको। नेक्स्ट है ट्राइक्लोसन, ठीक है, ट्राइक्लोसन जिसे लंबे समय तक उच्च स्तर के संपर्क में रहने पर हानिकारक माना जाता है, टॉयलेटरीज में सबसे अधिक मौजूद होता है। ये आपसे 2011 में यूपीएससी में 2021 में यूपीएससी में पूछा गया है, तो उसको यहाँ पे आप अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट है ऑक्सीबेंजोन। सनस्क्रीन में पाया जाने वाला यह रसायन कोरल रीफ को नुकसान पहुंचाने से संबंधित है। हवाई और अन्य क्षेत्रों ने समुद्री जीवन की रक्षा के लिए ऑक्सीबेंजोन युक्त सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून पारित किए हैं। नेक्स्ट है जो आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं, यहाँ पे देखिए एक तरह से पूरा डिटेल आ गया है जो पूछे गए हैं। प्रेशर कुकर में खाना पकाने का तापमान मुख्य रूप से ढक्कन में छेद के क्षेत्रफल, लौ के तापमान और ढक्कन के वजन पर निर्भर करता है। यह आपसे 2021 में पूछा गया है। दूध का खट्टा होना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, 2014 में पूछा गया है। जब सूर्य की रोशनी
वर्षा की बूंदों पर पड़ती हैं तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए उत्तरदायी भौतिक घटनाएं फैलाव, अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन है। ये यूपीएससी 2013 में पूछा जा चुका है। बॉल बेयरिंग का उपयोग साइकिल, कार आदि में किया जाता है क्योंकि पहिए और धुरी के बीच संपर्क का प्रभावी क्षेत्र कम हो जाता है। ये भी आपसे 2013 में पूछा गया है, तो आप इसको नोट करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है पैट यानी कि पॉलीथीन टेरेफ्थेलेट, ठीक है, टेरेफ्थेलेट के बारे में जानेंगे। इस प्लास्टिक का व्यापक स्तर पर पैकेजिंग के लिए उपयोग किया जाता है, विशेष रूप से बोतलों और कंटेनरों के लिए। पीएटी की गुणवत्ता, उनके अनुप्रयोग, आणविक भार और उत्पादन प्रतिक्रिया के आधार पर निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। आप चाहें तो पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर आपको कोड बताए गए हैं और एक यहाँ पे आपको प्लास्टिक का प्रकार बताया गया है, सामान्य उपयोग बताए गए हैं और रिसाइकलिंग क्षमता बताई गई है। तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे आपका आज का उड़ान मैगजीन से फर्स्ट चैप्टर साइंस और टेक्नोलॉजी का यहाँ पे फिनिश होता है। आई होप कि आप लोगों को नोट्स अच्छे लगे होंगे। जिनको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, क्योंकि जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको किस चीज़ पे कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है और आपको किस चीज़ की और नोट्स चाहिए। तो प्लीज़ मुझे मैसेज करें आप लोग। एग्ज़ाम आने ही वाला है तो प्लीज़ आप बताएं मुझे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको मेंस में हेल्पफुल रहेगा और लर्निंग में भी हेल्पफुल रहेगा प्री के लिए। आपको इनमें से कोई सी भी बुक्स के सब्जेक्ट के आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। ज़्यादा प्राइस नहीं है इसका। तो जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और चैनल को शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके, उनको हेल्प होगा इससे। और ये उड़ान मैगज़ीन बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको यहाँ पर इसमें PYQ भी देखने को मिल रहे हैं और साथ में नोट्स भी मिल रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ मुझे ज़रूर मैसेज करिएगा। तो मिलते हैं कल नए चैप्टर के संग, जो रहेगा हमारा जीव विज्ञान की मूलभूत विशेषताएं। तो कल मिलते हैं नए चैप्टर के संग। तब तक के लिए आप सबको मेरा बाय बाय।